कल की क्लास में हम लोगों ने मोरल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 3 बड़े तत्वों के बारे में बात की थी, जिनमें से एक था सत्यनिष्ठा और दूसरा है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक तीसरा तत्व भी है जिसे हम कहते हैं पारदर्शिता। ये तीनों ही टॉपिक हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है और इसके ऊपर प्रश्न भी बनते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व किस तरह का है, उत्तरदायित्व के क्या लाभ हैं, या छोटे प्रश्न भी उस पर बनाए जा सकते हैं। पारदर्शिता के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोक सेवा में पारदर्शिता के क्या लाभ हैं, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए पारदर्शिता क्यों आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरदायित्व के ऊपर। उत्तरदायित्व जिसको इंग्लिश में रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, अगर हम इसे डिफाइन करें तो सीधी भाषा में यह है कि उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है अपने कार्यों और अधिकारों के उपयोग का लेखा जोखा, अपने कार्यों और अधिकारों के उपयोग का लेखा जोखा अपने उच्च स्तर के अधिकारियों और संस्थाओं को देना। अर्थात जब कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या लोक सेवा में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य या उसको दी गई जिम्मेदारी या उसको दिए गए अधिकारों के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को या अपने से अन्य संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जो बातें बताता है वो उसका उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उत्तरदायित्व की आवश्यकता प्रशासन में इसलिए होती है कि प्रशासन का संबंध है सत्ता से, ऑथोरिटी। यहाँ 2 शब्दों का ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों शब्द आपस में संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण शब्द है ऑथोरिटी, जिसे हम कहते हैं सत्ता, और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है उत्तरदायित्व। सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन के बिना लोक प्रशासन बेहतर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर उत्तरदायित्व के बिना सत्ता सौंपी जाए तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, और उत्तरदायित्व तो सौंपी जाए लेकिन सत्ता न सौंपी जाए तो कार्य को पूरा ही नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए सत्ता और उत्तरदायित्व का संतुलन प्रशासन के लिए एक आवश्यक घटक है, और इसी कारण से जब नैतिक तत्वों की बात आती है तो उसमें उत्तरदायित्व की चर्चा होती है, और जब उत्तरदायित्व की चर्चा होगी तो साथ में सत्ता की भी बात आएगी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन आवश्यक है, क्योंकि संतुलन के बिना लोक सेवक न तो ठीक ढंग से काम कर पाएंगे न ही अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता और उत्तरदायित्व का संतुलन बनाए रखने के लिए लोक सेवा में किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो हम जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर एक क्रम बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है, पद सोपान बना हुआ है, हायरार्की जिसको कहते हैं हम लोग। और हायरार्की में प्रत्येक निचले स्तर पर काम करने वाला जो कर्मचारी या अधिकारी है वो अपने उच्च स्तर के अधिकारी या कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी होता है, और इस क्रम में हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो राष्ट्रपति तक, यानी प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट है हमारे, वहां तक पहुंचती है। यहां तक कि जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसमें भी उत्तरदायित्व का एक संतुलन है। कार्यपालिका को काम सौंपा जाता है काम करने के लिए, और जो हमारी व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका का काम है कि वो नीतियां बनाए। तो नीतियां बनाने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका के पास है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, और उनके द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के पास है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कार्यपालिका है वो मूल रूप से हमारे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरह से जो हमारी संसद है वो संसद भी चूंकि जनता की चुनी
प्रतिनिधि है और इस कारण से उसे भी जनता के प्रति उत्तरदायी होना होता है। हमारे प्रशासन में जो निचले स्तर पे काम करने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सारे विभागों में जितने भी भारतीय शासन प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उन सब जगहों पर यह सत्ता और उत्तरदायित्व का ये जो विभाजन है ये आसानी से देखा जा सकता है। अगर हम उत्तरदायित्व के स्वरूपों की बात करें कि उत्तरदायित्व के क्या स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, तो देखिए उत्तरदायित्व के सामान्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि पद सोपान की बात मैंने अभी की, हायरार्की की बात की, जैसे पद सोपान लेते हैं अपन, एक प्रशासनिक पद सोपान लें जिसमें कि एक पटवारी है, पटवारी के ऊपर रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऊपर नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, और आईएएस के ऊपर भी सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, और इसी तरह से हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है। अब आप निचले स्तर से देखिए तो जो निचले स्तर पर काम करने वाला हमारा अधिकारी है, हमारा जो पटवारी है या रेवेन्यू इंस्पेक्टर है या हमारा नायब तहसीलदार है, वो सब एक क्रम से अपने ऊपर के अधिकारी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। तो जो भी काम उन्हें सौंपा जाता है या जो भी अधिकार उन्हें दिया जाता है वो पूरी तरह से वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते निरंकुश रूप से। अगर जो भी अधिकार उन्हें दिया गया है उन अधिकारों का उन्हें उपयोग करना है और उस उद्देश्य को पूरा करना है जो उन्हें सौंपा गया है, और इसका जवाब उन्हें अपने उच्च अधिकारियों को देना होगा। इस तरह से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्रम है जो हायरार्की में देखने को मिलता है वो एक अच्छा उदाहरण है वर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दूसरा क्षैतिज उत्तरदायित्व। क्षैतिज उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही स्तर की संस्थाएं हैं या एक ही स्तर के अधिकारी या कर्मचारी हैं, लेकिन उनके बीच भी कार्यों का बंटवारा है, उनके बीच भी अधिकारों का बंटवारा है, उनके बीच भी दायित्वों का बंटवारा है, तो वो भी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि चूंकि वो समान स्तर पर हैं तो वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो भी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि लोकतंत्र में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका भी अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर कोई ऊंचा या नीचे की बात नहीं है या यहाँ पर कोई हायरार्की भी नहीं है, लेकिन समान स्तर के होने के बावजूद भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर समान स्तर पर, क्षैतिज स्तर पर भी उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है। फिर एक दूसरा विभाजन भी आता है उत्तरदायित्व में जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म और बृहद उत्तरदायित्व। सूक्ष्म मतलब हुआ माइक्रो और बृहद मतलब हुआ मैक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम पहले बात करते हैं यहाँ पर मैक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि बृहद उत्तरदायित्व की। बृहद उत्तरदायित्व से मतलब क्या है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के और संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे देश हैं और उन देशों के बीच एक समझौता है और उस समझौते का पालन सभी देशों को करना है। उस समझौते का पालन करते हुए जो यूनाइटेड नेशंस ने जो जिम्मेदारी दी है उन जिम्मेदारी को उन्हें पालन भी करना है। ये एक विस्तृत उद्देश्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह से हम और भी संस्थाओं को ले सकते हैं। सपोज करिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भारत भी मेंबर है, चाइना भी सदस्य है, अमेरिका भी सदस्य है, रूस भी सदस्य है और अनेक देश इसके सदस्य हैं। अब इन सदस्य देशों को WHO के गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होता है। WHO और इन सदस्य देशों के बीच जो एक समझौता है उस समझौते के तहत इन्हें काम करना होगा और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा जो उस समझौते में उल्लेखित है। ये मैक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। लेकिन फिर माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो जो उद्देश्य है उसको निचले स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर लागू किया जाना है।
मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जिम्मेदारी दी कि हमें पोलियो मुक्त विश्व का निर्माण करना है, और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और दूसरे वैश्विक संस्थाओं ने भारत ही नहीं और भी कई देशों को बहुत सारी आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। अब आर्थिक सहायता का उपयोग कैसे किया जाए, तो उसको माइक्रो रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर विभाजित किया गया। राज्यों की जिम्मेदारी क्या होगी, राज्यों के भीतर जिले की जिम्मेदारी क्या होगी, जिले के भीतर कलेक्टर की जिम्मेदारी क्या होगी, कलेक्टर जो है वो उस जिम्मेदारी को और निचले स्तर तक ले जाते हैं कि गांव में, एक गांव के स्तर पर अगर हमें पोलियो मुक्त गांव बनाना है तो वो किस तरीके से काम किया जाएगा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी किस तरह से काम करेंगे, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करेंगे, सूक्ष्म उत्तरदायित्व, माइक्रो लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी अलग अलग स्तर हो जाते हैं, जिसको हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, वर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में ये आता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोक सेवकों के इस टॉपिक में या मोरल एलिमेंट्स के अंतर्गत क्यों है। मोरल एलिमेंट्स के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ही जो अधिकारी हैं वो जो कार्य उन्हें सौंपा गया है, जो दायित्व उन्हें दी गई है, उसके प्रति वो नैतिक रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं और नैतिक रूप से उसे पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। इससे प्रशासन को अपने कार्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। अब सवाल उठता है, जो कि ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है, कि ये जो उत्तरदायित्व है इसमें लाभ क्या मिलता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सौंपते हैं और इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम विभाजन करते हैं अधिकारियों के बीच, मंत्रियों के बीच, लोक सेवकों के बीच, तो इसका फायदा क्या होता है। तो देखिए, इसका फायदा हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति के पास है, इवन फैमिली में भी देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के पास उत्तरदायित्व होता है तो उसकी तार्किक क्षमता बढ़ जाती है। यही चीज लोक सेवा में भी आएगा। लोक सेवकों को उत्तरदायित्व दिया गया है जनता की सेवा का, लोक सेवकों को उत्तरदायित्व दिया गया है जनता के कल्याण का, लोक सेवकों को उत्तरदायित्व दिया है वेलफेयर कार्यक्रमों को लागू करने का। तो स्वाभाविक है वो जो भी काम करेंगे उसमें उनकी तार्किकता रहेगी। तार्किकता के अलावा निर्णय जो होंगे वो कल्याणकारी तरीके से उन्हें लेने होंगे। जब वो निर्णय लेंगे तो वो इस तरीके से लेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके, बेहतर कर सके, और जो भी निर्णय लेंगे वो तथ्यों पर आधारित होंगे, फैक्चुअल निर्णय, क्योंकि उन्हें वस्तुनिष्ठ होकर काम करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ हमारे मन में इस तरह का विचार आया इसलिए हमने ये निर्णय नहीं लिया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना होगा। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, और रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको कानूनी सीमा में रहकर काम करना पड़ेगा। आप जो संविधान है, जो हमारे कानून है, जो बायलॉज है, जो उस संस्था के जो नियम तौर तरीके हैं उसका भी पालन करना पड़ेगा। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ही संभव है। तो स्वाभाविक तौर पर जब लोक सेवक तार्किक होकर काम करेंगे, कल्याणकारी उद्देश्य से काम करेंगे, तथ्यों पर आधारित निर्णय लेंगे, कानूनी सीमा और संवैधानिक सीमाओं में रहकर काम करेंगे, तो भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, निर्णय पारदर्शी होंगे, ट्रांसपेरेंट निर्णय लिए जाएंगे, निष्पक्ष होंगे, इम्पार्शियल होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेटली, ये सारी विशेषताएं जो हैं अंत में किसको, लोकतंत्र की सफलता के आधार बन जाएंगे। तो इसीलिए जो कल हमने चर्चा की थी कि मोरल एलिमेंट क्या है, तो मोरल एलिमेंट में मैंने जोर देकर कहा था कि 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जिस पर हमने पहले चर्चा की है, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, और दूसरा फैक्टर जो है उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच हमने आपसे ये भी बात कही कि जब भी प्रशासन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हम सत्ता को नहीं भूलेंगे, ऑथोरिटी को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऑथोरिटी है तो काम करने का एक अधिकार मिल जाता है, और जब काम करने का अधिकार मिल जाता है तो निरंकुश होने की संभावना रहती है। व्यक्ति निरंकुश हो सकता है, लोक सेवक निरंकुश हो सकता है, तो इसीलिए उसे उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। तो सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है, और सत्ता और उत्तरदायित्व का संतुलन बनेगा कैसे, तो इसके लिए उन्होंने एक क्रम बनाया कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोक सेवक हैं, जब वो काम करेंगे तो अपने उच्च स्तर के
अधिकारी के प्रति या अन्य संस्थाओं के प्रति वो उत्तरदायी होंगे, जवाबदेह होंगे, अपने कार्यों का लेखा जोखा देंगे, तो स्वाभाविक है वो उत्तरदायी होंगे। फिर हमने ये भी चर्चा की, आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि उत्तरदायित्व तो कई तरीकों से विभाजित हो जाता है, खासकर लोक सेवा में जहां पर हायरार्की का बहुत महत्व होता है, पद सोपान का। तो पद सोपान में आप देखेंगे तो वर्टिकल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है, मैक्रो और माइक्रो रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी मैंने चर्चा की, और साथ में आपसे ये भी बताया गया कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो सत्ता है, इन दोनों के बीच संतुलन अगर बना रहे तो किस तरीके से लोक सेवा में हमें लाभ मिलता है, और लाभ को अगर हम सही ढंग से अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा लोकतंत्र सफल होगा। और लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायित्व जैसे मोरल एलिमेंट का पालन होना आवश्यक है। धन्यवाद।